प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा 6 सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल में पाठ 2 अक्षांश एवं देशांतर रेखा इसके बारे में हम जानेंगे और यह समझेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है, और इसके बाद भी जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं उसके बारे में और समय और भारत के या पूरे विश्व के मानक समय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखा। तो आप सभी जानते हैं जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं वह ग्लोब पर खींची जाती हैं। किस पे खींची जाती है? ग्लोब पर। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब क्या होता है कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप यानी उसके एक प्रतिरूप को हम ग्लोब कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रकार में पृथ्वी है और चूंकि उसका एक रूप हम यहाँ बनाए हैं, उसके प्रतीक को यहाँ पर ला करके रख दिए हैं और इस प्रतीक को ही हम कहते हैं ग्लोब। हम ग्लोब का जब अध्ययन करते हैं तो ग्लोब के अध्ययन करने के समय में ये देखते हैं कि इसमें विभिन्न काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। विभिन्न काल्पनिक रेखाओं को ही हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब चूंकि यह जो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं वह किस दिशा से किस दिशा की ओर, ठीक है, खींची जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ठीक है, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर, उत्तर, इसको इस प्रकार समझें आप कि हम ऊपर वाली दिशा को इसको उत्तर कहते हैं और इसको दक्षिण, इसको पूरब और इसको पश्चिम कहते हैं, ठीक। अब चूंकि जो उत्तर की दिशा है और दक्षिण की दिशा है, इस पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई, यानी मध्य का जो दूरी है वह क्या है, ध्रुवों की दूरी से अधिक है, थोड़ी उभरी हुई है। और तो इस प्रकार से क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? तो आप कल्पना करके इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। दूसरा कि ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब बड़ा भी हो सकता है और आसानी से एक स्थान बड़ा भी हो सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं लाया जा सकता है या न ले जाया जा सकता है। और पॉकेट में रखने योग्य छोटे छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, तो हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकते हैं। जो छोटे ग्लोब होते हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है कि जैसे एक कुम्हार जो मिट्टी बनाने वाली बर्तन का पहिया होता है उसके समान, या लट्टू जैसे घूमता है, इस प्रकार से हम घुमा सकते हैं उसको। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। इसका जो ग्लोब हम बनाते हैं वह ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक मॉडल है और उस मॉडल पे हम विभिन्न देशों को या किस अक्षांश किस देशांतर पर वह स्थित है इसको हम दिखाते हैं। अब आते हैं, चर्चा करते हैं कि ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम इस मॉडल को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमको बीच से एक रेखा खींचनी होगी। बीच से क्या करनी होगी, एक रेखा खींचनी होगी जिसको हम 0 अंश, यानी यहां से हम शुरुआत करेंगे गणना की, ठीक है, और इसको हम 0 अंश से दर्शाते हैं, 0 से। और क्योंकि हम अब प्राकृतिक संख्या गणित में पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या में कि पूर्ण संख्याओं की जो गणना होती है 0 से होती है, यानी 0 1 2 3, तो हम 0 से इसकी शुरुआत करेंगे
और यहां इस रेखा को, ठीक है, क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। जो भूमध्य रेखा होती है उसी को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे हम? अक्षांश रेखाएं, ठीक है, तो अक्षांश रेखा की परिभाषा यह होगी, अक्षांश रेखा यानी कि जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समानांतर, जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समानांतर, यानी ध्रुव कौन से हैं? जो ऊपर आपको हमने बताया उत्तर और दक्षिण दिशा के जो ध्रुव हैं उसके समानांतर, यानी उसके समान, अगर आप खींचेंगे इस प्रकार से तो इस प्रकार से इसके समानांतर खींचे जाने वाली जो रेखा होगी उसको हम कहेंगे अक्षांश रेखा। वृत्ताकार में खींची जाती है। किस आकार में? वृत्ताकार में, वृत्त के आकार में, क्योंकि आप जो ग्लोब है वह किस आकार का है? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे क्या करता है? पृथ्वी जो है गति करता है, और यह वृत्ताकार वृत्त का ही एक स्वरूप है, इसलिए वृत्ताकार रूप में अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं और ध्रुवों के समानांतर। इस प्रकार से यह जो रेखा होगी उसको हम अक्षांश रेखा कहेंगे। यानी दोनों ध्रुवों के समानांतर वृत्ताकार में खींची जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। यानी जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समानांतर, जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समानांतर वृत्ताकार रूप में खींचा जाता है। क्या? खींची, वृत्ताकार रूप में खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है? तो एक तो जो इसके समानांतर खींची जाती है, दूसरा कि देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह, देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा जाता है, खींची जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। यानी पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा, मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। हम दो चीजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब आइए चर्चा करते हैं इन समग्र रेखाओं के बारे में। यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में काटती है। जो यह जो काल्पनिक रेखा है जिसको हम शून्य अंश अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य यानी भू के मध्य में, यानी भूमि के
सभी भूमि के टोटल भूमि के मध्य में जो खींची जाने वाली रेखा है उसको हम भूमध्य रेखा है, 0 अंश अक्षांश रेखा इसको कहते हैं। वो 2 बराबर भागों में क्या करती है, इसको बांट देती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त। और पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दूसरे आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए चर्चा करते हैं। यह जो इसका आधा भाग है, यह जो इसका आधा भाग है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहां से जो पूरब से पश्चिम वाली रेखा है, इसको ऊपर जो जब हम जाएंगे उसको उत्तर दिशा क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जब उत्तर दिशा रिप्रेजेंट करता है इसीलिए हम इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे की तरफ है क्योंकि ये दक्षिण की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध यानी गोले का आधा भाग दक्षिण में आता है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध होता है, और इस गोले का आधा भाग उत्तर दिशा में आता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। इस प्रकार विषुवत वृत्त पर एक काल्पनिक वृत्त बन जाता है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। महत्वपूर्ण क्या है, संदर्भ। इसके संदर्भ में हम विभिन्न स्थानों की तुलना या विभिन्न स्थानों को बताते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कि जो अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा के समानांतर या जो दोनों ध्रुवों के समानांतर खींची जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। यहां से 0 अंश से जब हम 23 अंश और आधा मिनट, 23 मिनट और आधा मिनट यानी 23.5 अंश जाते हैं, इसको हम उत्तरी गोलार्ध में जब हम 23.5 अंश ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाने पर हमें कर्क रेखा प्राप्त होता है। यानी जो 23.5 अंश की अक्षांश रेखा होती है इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। यह 23.5 अंश 0 से उत्तर की दिशा में जब जाते हैं तो उत्तर की दिशा में 23.5 अंश की जो रेखा होती है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यही रेखा जब नीचे की तरफ आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी जब 23 अंश नीचे की तरफ आते हैं तो 23.5 अंश में हमको मकर रेखा मिलता है। 23.5 अंश नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश को हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक, उसके बाद जब हम और ऊपर की तरफ जाते हैं, 66 अंश 1/2 मिनट, साढ़े 66 अंश की जो रेखा होती है उसको हम उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। क्योंकि ये ध्रुव के पास होता है इसलिए हम इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम नीचे की तरफ आते हैं साढ़े 66 अंश, इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त।
तो आप समझ गए होंगे, इसको हम कहते हैं 0 अंश विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। ठीक है, ऊपर की तरफ जो 23.5 अंश जाते हैं तो इसको कहते हैं कर्क रेखा, और उत्तर की तरफ जाते हैं जो ध्रुव के पास लगभग 66.5 अंश 1/2 मिनट में, उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। और नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो नीचे की तरफ में जब हम 23.5 अंश आते हैं तो 23.5 अंश की रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, और जब और नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो 66.5 अंश की तरफ, तो इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब इन महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में हम जाने। अक्षांश रेखा वह रेखा जिन्हें हम पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समानांतर वृत्ताकार रूप में खींचते हैं, या खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं 0 अंश जो अक्षांश रेखा है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। दूसरा देशांतर रेखा कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी यहां से यह जो रेखा है यह उत्तर हुआ और यह दक्षिण, इसको मिलाने वाली रेखा आप इस प्रकार से खींचेंगे दोनों तरफ से, और इधर से भी मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। दोनों ध्रुव मिल गए और दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं देशांतर रेखा। अब आते हैं कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि इसके बीच वाली रेखा को, इस प्रकार आगे की बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि अब इसका उपयोग कहां करते हैं हम, इसका उपयोग कहां करते हैं, तो इसका उपयोग हम विभिन्न देशों की स्थिति, समय की जानकारी के लिए इसका उपयोग करते हैं, इस अक्षांश और देशांतर का। कैसे, आइए इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे। आप सभी जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय रेखाएं, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय रेखाएं या यामोत्तरों की लंबाई जो होती है समान होती है। जैसे कि यदि हम कहें कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी यदि इसके 0 है और 1 डिग्री अक्षांश पे फिर कोई रेखा खींची गई, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी यहां पर, तो जो इनके बीच की दूरी होती है यानी अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। इसी प्रकार दो देशांतरों के बीच की दूरी यानी दो देशांतर, यहां पे जब इसके साथ एक अंश पे और एक देशांतर खींचा जाएगा तो इन दोनों देशांतरों के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, विषुवत रेखा पर, इस पर विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है। अब इसी से हम समय का निर्धारण करते हैं। समय के निर्धारण में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह सूर्य, ठीक है। सूर्य कैसे निभाता है कि जो सूर्य की स्थिति है वह यहां है, पूरब से सूर्य निकलता है और जो इसकी किरणें हैं वह ठीक विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और जब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी तो क्या होगा कि वहां पर जो क्षेत्र होंगे वहां पर गर्मी अधिक होगी और उसकी रोशनी में क्या होगी, अधिक होगी। कैसे कि जब सूर्य की किरणें अपने चरमावस्था पर यानी 12 बजे होती हैं, सूर्य की किरणें 12 बजे एक सीधी रेखा में पड़ती हैं, तो जो व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है यानी जो उसकी परछाई बनती है वह सबसे छोटी बनती है। क्या होती है, सबसे छोटी। और जब सूर्यास्त का समय होता है या सूर्यास्त के समय जो व्यक्ति का
प्रतिबिंब बनता है, जो परछाई बनती है, वह सबसे लंबी बनती है। इस प्रकार से हम समय की गणना ग्रहों के चाल से क्या करते हैं, उस निर्धारण करते हैं। चूंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या होती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अपने अक्ष पे इस चाक की भांति क्या होती है, ऐसे रोटेट करती है, ठीक। और इसके कारण पृथ्वी के जो विभिन्न भाग होते हैं उसके दायरे में, सूर्य की रोशनी के दायरे में जो परिक्षेत्र होते हैं वो आते रहते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है, और जो पृथ्वी है, सूर्य क्या है, स्थिर, और पृथ्वी क्या है, गतिमान। और पृथ्वी यदि गतिमान है, गतिशील है, तो गतिशीलता के कारण क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी होती है उसके पिछले भाग पर जिसपे नहीं पड़ी होती है आती रहती है, ठीक। इसी प्रकार से हम समय की गणना कर सकते हैं। लेकिन 1884 में विभिन्न देशों की बैठकों में यह निर्धारित किया गया कि हम जो मानक समय है कि हम किस आधार पे समय की गणना करेंगे, तो इसका आधार बनाया गया जो इसके बीच की रेखा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको कहते हैं हम ग्रीनविच रेखा। यहां से हम समय की गणना करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो अक्षांश रेखा है दो बराबर भागों में बटी है, और चूंकि यह 180 अंश पे होता है, ठीक है, दोनों कुल अक्षांशों की जो संख्या होगी वह 181, और कुल देशांतरों की संख्या कितनी होगी, 360। 360 क्यों? क्योंकि एक एक अंश पे क्या होता है, पूरे देशांतरों की गणना की जाती है। जो रेखाएं खींची जाती हैं एक एक अंश के अंतराल पे खींची जाती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो एक अर्धगोला होगा, ठीक है, उत्तर और दक्षिण का, ठीक है, इसका जो पूर्वी गोलार्ध होगा वह 180 होगा, और जो पश्चिमी गोलार्ध होगा वह भी 180 होगा। दोनों मिलकर क्या बनेंगे, 360, ठीक है। अब अक्षांश की रेखा 180 क्यों होती है? क्योंकि जो अक्षांश के गोलार्ध होते हैं वह कितने बटे होते हैं, 90 और प्लस 90, और एक विषुवत रेखा होती है, इसकी भी हम गणना करते हैं, तो 180 और प्लस 1 बराबर 181। इस प्रकार से हम इस देशांतर और अक्षांशों की गणना करते हैं। अब समय की गणना कैसे करते हैं? चूंकि यह जीववंश विषुवत रेखा पे है और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा भी यहां स्थित है, जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा यहां से पश्चिमी गोलार्ध यानी पश्चिम की तरफ आने पर और पूर्वी गोलार्ध में जाने पर समय में अंतर होगा। कैसे होगा? एक अंश की दूरी, यानी एक अंश के बराबर क्या होता है, 4 मिनट। एक अंश बराबर 4 मिनट। यदि एक अंश बराबर 4 मिनट, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लेंगे फिर कॉपी में। यदि एक अंश बराबर 4 मिनट, तो 60 मिनट बराबर कितने अंश? तो 60 मिनट बराबर कितने अंश? तो आप क्या करेंगे, 60 बटा 4 से भाग देंगे तो बराबर हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 15 अंश। यानी 60 मिनट जो होगा वह कितने अंश के बराबर होगा, 15 अंश के बराबर। 60 मिनट बराबर 15 अंश, या 15 अंश बराबर 60 मिनट। इस प्रकार से हम गणना करेंगे। और हम आपको बता चुके हैं कि जो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है वह एक अंश होती है, और जब एक अंश होती है तो पूरब की तरफ अब जब आएंगे, ग्रीनविच में उस बैठक में निर्धारित किया गया कि जो ग्रीनविच से पूरब की तरफ जब चलेंगे तो समय के मान में बढ़ोतरी होगी या समय बढ़ेगा, और जब हम पीछे की तरफ आएंगे यानी पश्चिमी गोलार्ध में तो समय के मान में कमी आएगी। कैसे? उस देश की स्थिति से हम ये पता कर पाएंगे कि वह देश किस अक्षांश और देशांतर पे स्थित है, और उस देश में उसका मानक समय कहां से लिया गया है। जैसे भारत का जो मानक समय है
भारत का, तो इस प्रकार से अगर एक अंश बराबर 4 मिनट, तो भारत का जो मानक समय है वह 82.5 अंश है। भारत का मानक समय, अब हम भारत के समय की गणना करेंगे, तो भारत का मानक समय 82.5 अंश है। अब 82.5 अंश को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 82.5 है तो 82.5, यानी 1/2 को हम 0.5 में लिख सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा 82.5 और गुणे 4, क्योंकि एक अंश बराबर 4 मिनट। ठीक, तो बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, 2 और 5 दूना 4 दूना 8 और 2 10, 0 1 और 4/32 और 1 33। एक अंक के बाद दशमलव यहां लगाएंगे तो बराबर मिल जाएगा 330 मिनट। अब 330 मिनट, ठीक है, अब 330 मिनट में को हम घंटे में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? इसको 60 से भाग देंगे, ठीक है, 60 से भाग देंगे तो 60 से भाग देने के बाद 0 से 0 कटा और 33 में भाग देंगे तो 6×5 = 30, दशमलव फिर 6×5 = 30, यानी इस प्रकार से आप भाग भी ले सकते हैं। इसमें 6×5 = 30, 0 6×5 = 30, ठीक है, और ये कट गया तो 5.5 घंटे आए, यानी 5 घंटा 30 मिनट। यानी कि यदि ग्रीनविच रेखा पे जो समय है, यदि यहां 12 बज रहा है, ठीक है, तो 12 यहां बजने के बाद हमको पता करना है कि भारतवर्ष में कितना समय हो रहा है, तो हम उतने समय में 5.5 घंटे को ऐड कर देंगे। कैसे? यदि 12 में 5.5 को ऐड करेंगे 5 घंटा 30 मिनट, तो हो जाएगा 0 3 5 2 7 और ये हो जाएगा 17:30 मिनट। तो 17:30 यानी कि शाम के 5:30 मिनट। भारत में उस समय क्या होगा? कौन सा समय होगा? 5:30 मिनट, यानी भारत में जो समय होगा वो 5:30 के होगा। इस प्रकार हम इसकी गणना कर सकते हैं, किसी भी देश की गणना कर सकते हैं। यानी भारत का समय बराबर 17:30 होगा। इस प्रकार से समय की गणना कर सकते हैं। आगे के बिंदुओं पे हम कल चर्चा करेंगे।